हाय फ्रेंड्स। आजकल जो भी नेशनल चैनल या रीजनल चैनल या वर्ल्ड चैनल्स का कुछ भी देखे तो एक ही चर्चा हो रही है, अफगान क्राइसिस। क्यों इतना जल्दी अमेरिका ने विथ सडन ऐसे अफगान को छोड़कर चली गई। दोहा ट्रीटी है तो एक सारे लोग समझे दोहा ट्रीटी आप तालिबान और अमेरिका के बीच बहुत दिन चलेगी, इतना जल्दी नहीं होगी। मगर वन फाइन डे अचानक ये हो गया। तालिबान विद इन वीक में काबुल को कैप्चर कर दिए। ये इसमें सब लोगों का एक ही डाउट था, यूएस क्यों इतना जल्दी बिना टेररिज्म को ख़त्म करते हुए अफगान छोड़ के चली गई। और इस बीच में जब काबुल एयरपोर्ट में जो लोग काबुल से भागना चाहते हैं, काबुल से अफ़गानिस्तान छोड़कर जाना चाहते हैं, उन लोगों से तालिबान लोगों का बदसलूकी देखकर सब लोगों को इंडिया को कुछ करना है, इंडिया को कुछ करना है, ऐसा यहाँ पे बैठकर चर्चे में डिबेट कर रहे हैं। मगर इंडिया एक स्ट्रैटेजिक साइलेंस मेंटेन करना भी एक डिप्लोमेसी है। ये जियोपॉलिटिकल अफेयर्स में ये भी एक बहुत महत्व रखती है, क्योंकि इस स्ट्रैटेजिक साइलेंस मेंटेन करने पर भी दम होना चाहिए और इंडिया को ये दम है, इसीलिए वो मेंटेन कर रही है। मगर जब हम कोई नहीं पूछ रहा कि 58 मुस्लिम्स कंट्री या इस्लामिक कंट्रीज या इस खलीफा कोई भी इस अफगान क्राइसिस के बारे में मुंह खोल कर कुछ नहीं बात कर रहे, क्योंकि जब कुछ वर्ल्ड में इस्लामिक वर्ल्ड में चेंज होती है तो इधर यूरोप और अमेरिका, नहीं तो रशिया, नहीं तो इंडिया, ऐसे लोगों के पर भी ये लोग डिपेंड होते हैं। मगर जब खुद बात करना है तो खुद की मीम को रक्षा करना या सपोर्ट देना है तो ये लोग भी स्ट्रैटेजिक साइलेंस मेंटेन कर रहे हैं। तो उन पर क्वेश्चन नहीं हो रहा है, मगर इंडिया पर क्वेश्चन हो रही है। इस दोनों में बीच हम लोग पहले यूएस का प्लान क्या है जानना चाहिए, तब हमको मालूम पड़ेगा इंडिया क्यों स्ट्रैटेजिक साइलेंस मेंटेन कर रही है। क्योंकि यूएस ने इसके बारे में जानना चाहते तो यूएस खाली अफगान को नहीं छोड़ा, यूएस और नाटो फोर्सेस मिलके ये टेररिज्म पर हमला बोली। जब 9/11 हुआ तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर टेररिस्ट अटैक हुआ तो जॉर्ज बुश के डिक्लेरेशन पर ये टेररिज्म ख़त्म करने का ये चैलेंज उन लोगों ने एक्सेप्ट किया। तो अकेला यूएस नहीं अपना आर्मी शिफ्ट कर रही है, नाटो फोर्सेस कुल मिलकर यहाँ पे शिफ्ट हो रही है। अगर हम अफ़गानिस्तान का हिस्ट्री देखें तो इन शॉर्ट में देखें तो ये कभी किंगडम था 1926 तक। 1973 में ये कम्युनिज्म के इफेक्ट रशिया यूएसएसआर के इफेक्ट से तब सारे देशों में कम्युनिज्म बहुत चलती थी, यहाँ पे भी चला। और ये क्योंकि ये बॉर्डर शेयर करती है यूएसएसआर से, तो ये इस पर भी ये कम्युनिज्म का इफेक्ट बना और ये रिपब्लिक बना, अफ़गानिस्तान रिपब्लिक बन गया। मगर इसमें फिर में मुस्लिम चली, मीम का सब जो शरिया लॉ का जो नेटवर्क है वो चली, तालिबान के और जो भी कट्टरपंथी इस्लामिक होते हैं वो लोग इसको 1973 में जो रिपब्लिक था 1996 में तालिबान बन के आकर उसको फिर से इस्लामिक एमिरेट बना दिया। तो इस्लामिक एमिरेट जब बना तब अमेरिका भी साइलेंस थी, मगर जब 9/11 अटैक्स हुआ तो जॉर्ज बुश के डिक्लेरेशन विद इन 4 ईयर्स जब डिक्लेरेशन हुआ तो ये टेररिज्म पर वार करने के लिए बुश का डिक्लेरेशन पर नाटो फोर्सेस यहाँ पे आई। मगर जब नाटो फोर्सेस का जब नाटो फोर्सेस तालिबान को हराया 2004 से ये तो कट्टरपंथी लोग भी होंगे और कम्युनिज्म जैसे रिपब्लिक को चाहने वाले भी अफ़गानिस्तान में बन गए। तो कुल मिलकर अफ़गानिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान बना दिया। जो इस्लामिक एमिरेट
जो तालिबान के वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान बन गया, तब तब से लेकर करजाई और जो अशरफ गनी जो भाग गया वो प्रेसिडेंट तक यहाँ पे रूल अच्छा जैसे इम्परलिज्म का रूल चल रही थी। 73 से 96 तक कम्युनिज्म का रूल चली। बोले तो यहाँ पे कम्युनिज्म है जो इम्पीरियलिस्टिक रूल से ये होती है, नकारती है, जो इम्पीरियलिस्टिक है जो कम्युनिज्म को नकारती है। इस बीचों बीच अफगानिस्तान एक खिचड़ी बन गया। इस खिचड़ी में तालिबान का ऊपर हैंड फिर से आई। अब जब नाटो फोर्सेस चली गई तो नाटो फोर्सेस जाने का ये राज कोई नहीं बताता कि ये सब लोग बताते कि 20 इयर्स फाइटिंग करके बाद वो लोग थक गए, क्योंकि वो हार गए तालिबान से। वो कभी तालिबान को जीत नहीं पाएंगे क्योंकि वो गरिल्ला वार कर रहे। जो तालिबान को क्रिएट किया वो यूएस को मालूम है इसको कैसे काटना है, मगर क्यों नहीं इसको काट रही बोले तो जब बाइपोलर कंट्रीज बन गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो अमेरिका यहाँ पे एक ठिकाना बनाना चाहती है। तो आप पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान को बफर स्टेट बना के यूज़ किया ताकि एशिया में कंट्रोल देख सके। जब 92 में रशिया का कम्युनिज्म गिर गई, वहाँ पे भी ये रशिया इतना ज़्यादातर अफगानिस्तान में नहीं रुका, तो तालिबान का ग्रुप्स जो पाकिस्तान की कनिंग नेचर से एक ईरान इराक जो अमेरिका से लड़ते हैं उन सब लोगों का फंडिंग से ये तालिबान, अल-कायदा, जैश ए मोहम्मद ऐसे टेररिस्ट ग्रुप निकल के आई। इससे कंट्रोल करना अमेरिका को आती है या नाटो फोर्सेस आती है, मगर हिंदू कुश माउंटेन्स जो जियोग्राफिकली अफगानिस्तान को प्रोटेक्ट करती है ऐसे डायरेक्ट वार से, उससे ये तालिबान नाटो फोर्सेस को पकड़ में नहीं आई। ऐसा चली ये 20 इयर्स वार में टेररिज्म का ख़त्म नहीं हुआ, मगर एक चेंज तो आया कि टेररिस्ट डिप्लोमेसी सीख गए, वो भी अब अपना रूल करना चाहते हैं। तो ये जो दोहा ट्रीटमेंट में पाकिस्तान का इंडिया को ना आने देना एक बड़ी बात है। जो दोहा पीस टॉक्स हो रही थी तब इंडिया का अमेरिका ने इंडिया को नहीं बुलाया, खाली जस्ट रिप्रेजेंटेशन में इसको बिठाया, एक ही पर्सन गया वहाँ पे। इसलिए पाकिस्तान जब पाकिस्तान की बात सुनकर इंडिया को वो साइड पे रखा यूएस इस दोहा ट्रीटमेंट में। तो स्ट्रैटेजिक साइलेंस मेंटेन करने का पहला पॉइंट यही है। दोहा पीस ट्रीट में इंडिया का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था, तो ये पहली बात है। तो यूएस यहाँ से निकल जाने का क्यों बोले तो यूएसएसआर चली गई और जो उसका कम्युनिज्म चली गई। जो अमेरिका चला रहती है वो इम्पीरियलिस्टिक सोसाइटी है। ये इसमें उसका कब्जा एशिया में अफगान के थ्रू ईरान इराक को सबको ये झेलना चाहती थी। तो यहाँ तक ड्रामा बहुत अच्छा चला, मगर बीच जब ये सब रशिया, ईरान, इराक, पालस्तीना ऐसा अफगान का टेररिज्म इस पर चल रही, तो अमेरिका को जो अच्छा नहीं लगता वही कम्युनिज्म चाइना के रूप में इमर्ज हुआ। आप रिसेंटली देख सकते हैं कि अमेरिका और चाइना के बीच एक इकोनॉमिक वॉर चला। इस इकोनॉमिक वॉर इतना बड़ा नष्ट किया यूएसएस को, जितना $1 ट्रिलियन रुपीस अफगान में टेररिज्म ख़त्म करने के लिए नाटो फोर्सेस ने वहाँ पे खर्च किए, उससे बढ़िया चैलेंज ये चाइना से कम्युनिज्म के थ्रू इकोनॉमिक वार चल रही है। ये चाइना का एक्सपेंशन थ्योरी साउथ चाइना सी पर ये अमेरिका को अच्छा नहीं लग रहा है। चाइना एक सुपर पावर की तरह इमर्ज हो रही है। अब रशिया ख़त्म हो गई तो चाइना को कंट्रोल करना है। इस बीचों बीच 20 इयर्स वार होने के बाद हो जा रही है। अमेरिका को कैसे भी अपने लोकल में से प्रेशर आ रही है, फोर्सेस को निकालो, वार ख़त्म करो।
तो ये नाटो फोर्सेस का ये ब्रिटेन, ये सब ऑस्ट्रेलिया, ये सब लोगों का ये नाटो फोर्सेस भी वहाँ के लोकल में बहुत प्रेशराइज फील हो रही है। तो पीस एग्जिट करना चाह रही थी, मगर इसके लिए एक दोहा ट्रीटमेंट से पहले ओबामा, द मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ये इन्होंने एक साजिश रचा कि उनसे तालिबान से स्टाक्स हो, क्योंकि ओबामा ही चाइना को पहले विज़िट करने वाला पहले नहीं विज़िट करने वाला प्रेसिडेंट था। तो यूएस अफ़गानिस्तान से नाटो फोर्सेस हटाने का एक बड़ा साजिश है, चाइना को टारगेट करना, उसके एक्सपेंशन थ्योरी पर टारगेट करना। दूसरा, यहाँ पे इंडिया को नहीं बुलाना, इससे कहती है कि क्योंकि इंडिया टेररिज्म अगेंस्ट है, ये लोग टेररिज्म को और एक दिशा देने के चाहते हैं, इसीलिए पाकिस्तान की बात पर इंडिया को इस दोहा ट्रीटी में पीस साइन में नहीं किया। इसीलिए अफगान के जनता अब सड़ रही है, क्योंकि तालिबान से पर कोई भी कंडीशंस नहीं लगाया। इस दोहा ट्रीट में बिना जो बाइडेन बिना पूछ के ही बिना कंडीशन लगाते हुए वहाँ से निकाल दिया अपने फोर्सेस को, इसीलिए वहाँ के जनता सड़ रहे हैं। वो लोग डर के मरे जब भागना चाहते हैं वहाँ पे। तीसरा, जो स्ट्रैटेजी साइलेंस इंडिया मेंटेन करने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि अभी वॉर एंड नहीं हुआ। अभी वॉर एंड क्यों नहीं हुआ बोले तो ये तालिबान को अमेरिका जो चाहे दिशा देकर वो टारगेट कर सकती है। तो ये काली एक ब्रेकिंग पॉइंट है, मगर ये ब्रेकिंग पॉइंट है, ये वार अभी चलने वाली है। इस चलने वाले वार में बीच में हम इंडिया बात करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी से अभी विद इन ईयर्स में हमको कुछ इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमको डायरेक्टली अफ़गानिस्तान से कोई बॉर्डर लाइन नहीं है। अगर जो भी तालिबान या टेररिस्ट आना है तो वो पाकिस्तान से ऑलरेडी आ रहे हैं कश्मीर में और एक में, तो हमको मालूम है हाउ टू टैकल द टेररिज्म। तो इस बीचों बीच हमको जल्दी और ज़बरदस्ती अफ़गानिस्तान के इस पर बात करने की ज़रूरत नहीं। और हमने कभी भी अफ़गानिस्तान से एक स्ट्रैटेजिक प्लान अभी तक नहीं बनाया, क्योंकि वो एक बफर जोन की तरह का रशिया अमेरिका के फोर्सेस और ये टेररिस्ट के फोर्सेस के बीच में जो सड़ रही है इस देश से, यहाँ पे कभी गवर्नमेंट है ही नहीं उनसे स्ट्रैटेजिक प्लान बनाए रहे। जो करजाई से अशरफ गनी तक जो पार्लियामेंट में वो डैम्स कंस्ट्रक्शन में इंडिया इन्वेस्ट किया, वो थोड़ा सा ही पैसा है। ये इतना ट्रिलियंस डॉलर टेररिज्म में हम लोग खर्च कर रहे हैं, उससे ये कुछ भी नहीं है। ये भिक्षा होगी, अफ़गानिस्तान नहीं होगा। अभी खेल ख़त्म नहीं हुई, एक ब्रेकिंग पॉइंट है। अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकल जाना एक ब्रेकिंग पॉइंट है, ताकि तालिबान को और एक दिशा पे टारगेट करेगी अमेरिका। ये वॉर अभी ख़त्म नहीं हुआ। अभी रशिया भी देख रही है, वो कहीं पंजशीर में जो नॉर्थ फ्रंट फोर्सेस तालिबान से लड़ रही है, वो तुर्किश लोग हैं, उनको कहीं रशिया सपोर्ट दिया तो ड्रामा चेंज हो जाएगी। अफ़गानिस्तान का फिर काबुल किसके कब्ज़े में होगी, वो आने वाले दिन में देखा जाएगा। तो स्ट्रैटेजिक साइलेंस इंडिया में इसीलिए मेंटेन कर रही है, क्योंकि दोहा टॉक्स में हम लोगों को रिप्रेजेंट नहीं है। हमारे पिछले 70 ईयर्स से कोई स्ट्रैटेजिक प्लान अफ़गानिस्तान से नहीं है। जो पैसा खर्च किया वो तो बहुत थोड़ा ही पैसा खर्च किया। इसका लॉसेस या प्रॉफिट हम लोग देखने की ज़रूरत नहीं, मगर रशिया और चाइना जो इन्वेस्ट कर रही है पाकिस्तान में, और ऑलरेडी रशिया तुर्कमेनिस्तान उज़्बेकिस्तान में जो प्रोजेक्ट्स है उसके लिए रक्षा के लिए, इसीलिए वो लोग पहले तालिबान से अपना फ्रेंडशिप जता रही है। तो आप देखिए, चाइना अपना फ्रेंडशिप हैंड दिया तालिबान को, रशिया ने दिया, क्योंकि उन लोगों का प्रॉपर्टी वहाँ पे फंसे हुए है और पाकिस्तान फंसी हुई है।
ना कि इंडिया। तो इंडिया का स्ट्रैटेजिक प्लान साइलेंस इसीलिए है क्योंकि अभी वार ख़त्म नहीं हुई, एक दिशा डायरेक्शन चेंज होने वाली है। इस बीचों बीच तालिबान की जीत में एक ही कंट्री इस्लाम जो पाकिस्तान है वो अभी कनिंग नेचर दिखा रही है, वो सेलिब्रेट कर रही है, जबकि वहाँ के अफ़गानिस्तान के औरत बच्चे सब लोग डर के मारे उनके तालिबान के गोलियां खा रहे हैं। तो इसीलिए सेलिब्रेट कर रही है क्योंकि वहाँ पे से निकल जाने पर भी एक पाकिस्तान को लाभ होने वाली है, क्योंकि अभी तालिबान को चलाने के लिए अमेरिका भी अभी फंड्स देगी, अपना रूल राज करने के लिए फंड्स इनडायरेक्टली होगी, वो इनडायरेक्ट बोले तो पाकिस्तान से थ्रू आएगी। मगर इस बीच जब वो लोग ने चाइना से बहुत कर्जा लिया, चाइना से दोस्ती कर ली, उस दोस्ती का नतीजा है वो लोग अब डेट में है, चाइना को रीपे करना है। जो प्रोजेक्ट्स के लिए वो लोग साइन किए उसका अमाउंट रीपे करने का टाइम आया, तो अब से 3 बार, जबकि वर्ल्ड बैंक से ये लोग लोन मांग चुके हैं, अब वर्ल्ड बैंक भी नहीं दे रही है। पाकिस्तान एक जीडीपी लॉस में है, नेगेटिव में चल रही है। तो अब इस टाइम पे जब तालिबान को पैसे आएगी तो बीच में खाने के लिए ये लोग सोच रहे हैं। तो और चाइना अब जब तालिबान से डरेगी, क्योंकि डरेगी तो तालिबान इस पाकिस्तान में है भी है, इसीलिए दोनों तरफ से चाइना को डर होगी, तब पाकिस्तान से वो इतना फोर्स नहीं करेगी कि लोन्स रिपे करने के लिए फोर्स नहीं करेगी और फ्रेंडशिप कंटिन्यू होंगी, ऐसा सोच रही है। ये इनका कन्निंग थिंकिंग का जब अफ़गानिस्तान को ऐसा बर्बाद किया, अब चाइना को बर्बाद करने के लिए तुली। मगर चाइना की डिप्लोमेसी देखो, वो लोग जब तालिबान ने इस्लामिक एमिरेट का काबुल का कैप्चर किया, इस्लामिक एमिरेट बनाने की कोशिश हो रही है, तब ये पहले जाकर फ्रेंडशिप कर ली। तो डायरेक्ट अब चाइना तालिबान से टॉक करेगी, पाकिस्तान से नहीं। ये दब्बा लगी है, मगर ये लोग मीम का ये जो नाटक ये शरिया लॉ का ये मीम बनने का नाटक, अब तालिबान इनसे कितना फ्रेंडशिप करेगी, पाकिस्तान से या चाइना से फ्रेंडशिप करेगी, आने वाले दिनों में जानेंगे। क्योंकि अभी तो वहाँ पे एक कुछ भी स्टेबल गवर्नमेंट है, इधर इस्लामिक एमिरेट भी का स्टेबल नहीं है, या इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान का भी होने वाले की चांसेस है। अब जब पंजशीर में हम लोग देख रहे हैं ह्यूमन क्राइसिस, जो रिपब्लिक चैनल में अर्नब जी बात कर रहे, तो कैसे इस ह्यूमन राइट वायलेशन को टैकल करेंगे। मगर मैं बोलना चाहती हूँ, हर एक वार के एंड में ह्यूमन राइट्स वायलेशन बहुत ज़्यादा होती है। जैसे 1947 हम लोग जब इंडिपेंडेंस का डिक्लेरेशन हुआ नेहरू जिन्ना के तहत, तब ये बॉर्डर क्रॉस करते हुए कितना वायलेशन हुआ। बंगाल में पुलिस एक्शन डे में गांधी के प्रेजेंस में कितना ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ। यूएसएसआर स्प्लिट हुई 1992 में, तब भी वहाँ पे कितना ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ। तो जर्मनी जब डिवाइड हुई तब भी ऐसा ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। सीरिया वार में भी ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रही है। तो ये कोई नई बात नहीं है, श्रीलंका में भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ, और नेपाल में जब चेंज ऑफ गवर्नमेंट, चेंज ऑफ पॉलिसीज, चेंज ऑफ पीपल थिंकिंग हो गए, तो तब कैसे भी जोग्राफिकली चेंज हो रही तो एक कंट्री ह्यूमन राइट्स वायलेशन होगी। जब वॉर होती है तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती है, इसका कोई किसी पर अपना जिम्मेदारी नहीं लेंगे। मगर एक पॉइंट आएगी तब ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन अपने आप ख़त्म होंगी। सो वेट फॉर दैट डे। इसका कोई सोल्यूशन अगर हम लोग पूछ के मांगेंगे तो हम लोगों को 1947 का ह्यूमन राइट्स वायलेशन का भी सोल्यूशन चाहिए,
यहाँ पे गांधी नेहरू जिन्ना का फैमिली को अरेस्ट करवाना चाहिए। बंगाल में पुलिस एक्शन डे में गांधी जी को अरेस्ट करना चाहिए। और वहाँ के इतना का सारे क्राइसिस में हम जब बांग्लादेश से बॉर्डर खोला हुआ तो तब राजीव गांधी को भी अरेस्ट होना चाहिए। अगर नेपाल की तरफ थे तो यहाँ के सारे माओइस्ट को लोगों को भी अंदर करना चाहिए। तो अगर हुआ तो ऐसा ह्यूमन राइट वायलेशन का हर एक का चेक करेंगे, नहीं तो ये वॉर के बाद होने वाली ह्यूमन राइट वायलेशन का किसी का भी जिम्मेदारी नहीं होगी। अपने आप एक पॉइंट पर वो ख़त्म होंगे। इसके लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों को डिसाइड करना है कि अफगान के जो तालिबान लोगों को डिसाइड करना है कि वो राज करना चाहते हैं या मुर्दे को ऊपर वो राज करना चाहते हैं, जिंदा लोगों के ऊपर राज करना चाहते हैं या मुर्दों के ऊपर राज करना है। तालिबान को अब अपना कैरेक्टर बदलनी होगी। एक वीडियो में मिलने तक जय हिंद, जय भारत।